टायरिंग जर्नी थी ना। हाँ यार। नाइस, वेरी नाइस। हाँ, ये हवेली का केयरटेकर नजर नहीं आ रहा। हाँ यार, सूरा होगा यार कहीं वो। अरे नहीं यार, मेरी बात हुई है, उसे पता है कि हम आ रहे हैं। ओह गुड। ये देखो, ये आ गए। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, थोड़ी तकलीफ हुई। वो एक्चुअली क्या है ना, भीमगढ़ से आगे सड़क थोड़ी टूटी हुई है, उसकी वजह से। उसके अलावा और कोई तकलीफ नहीं हुई। अब होगी। जी क्या? हवेली में बिजली नहीं है। क्या मतलब? क्या? बिजली नहीं है? हाँ बेटा, यहाँ तो ऐसा ही है। बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है। इनसे मिलो। ये मेरी पत्नी दमयंती और ये मेरी बेटी रूपाली। नमस्ते। तुम लोग यहाँ आने वाले थे, इसलिए हवेली के अंदर साफ सफाई के लिए गई थी। आप इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं, आप सब कुछ कहना है इस हवेली के बारे में? कुणाल, क्या कर रहे हो? क्यों इन लोगों को कॉन्शियस कर रहे हो? बंद करो कैमरा। सॉरी। ये लो। बेटा, आप लोग को अपना वादा तो याद है ना? जी, ये पूरे 10,000 हैं, बाकी के 10,000 आपको सुबह जाने से पहले मिल जाएंगे। बेटा, कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम लोग अपना काम खत्म करके वापस चला जाना। किसी को भी अगर पता चल गया कि तुम लोग यहाँ आए थे तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं अंकल, हम आपकी भावनाएं समझते हैं। नहीं नहीं अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, हम समझ सकते हैं, हम चले जाएंगे। थैंक यू। चलो लेट्स गो इनसाइड। यार मैं अंदर जाने के लिए बेताब हो रहा हूँ। चलो चलो। एक मिनट, मेरे को टॉर्च तो लो। कितनी मस्त हवेली है यार। ये झूमर भी वाह, शानदार है ना। अरे विक्रांत, हाँ देख ना। मजा आ गया। वाओ, ऐसी हवेली मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है, फर्स्ट टाइम रियलिटी में देख रही हूँ। कितनी खूबसूरत है ना। हाँ यार, और देखना हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आएगी। और कितनी शानदार हवेली है यार। और सबसे अजीब बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इस हवेली के बारे में पता ही नहीं है। वही तो, लगभग 60-65 साल पुरानी हवेली होगी ये। हाँ यार, लगती तो है। चलो फिर ऊपर चल कर देखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे मैं भी यार। संभाल के हो। ओके ओके। चल चल जल्दी चल। यार, इस हवेली को देखने के बाद तो मेरा मन कर रहा है कि काश यार, काश मैं पुरानी सदी में पहुंच जाऊं। उसके बाद मेरी राजकुमार से शादी होगी और फिर उसके बाद मैं रानी बनकर इस हवेली में राज करूंगी। वाह! क्या मस्त हवेली है ना ये। सच में यार, काश मैं हमेशा यहाँ रह पाती। खूबसूरत हवेली है। पेंटिंग देख, कितनी सुंदर है ना। चलो और देखते हैं। अरे ये देखो, ये थी इस हवेली की रानी, रानी विशाखा। पहले कैमरे तो होते नहीं थे। पता है रानी और राजा क्या करते थे? अपनी पेंटिंग बनवा के दीवार पर लटका दिया करते थे। कितनी ब्यूटीफुल है रानी विशाखा। मैंने सुना है कि इनकी डेथ कोई हादसे में हुई थी। बेचारी सिर्फ 32 ईयर ओल्ड थी। यार पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में रानी विशाखा मैं ही थी और अब ये मेरा पुनर्जन्म हुआ है।
तुम लोग मुझे पता क्या लगता है कि आयशा ने तो प्लानिंग कर ली है इस हवेली में अपना घर बनाने की। तुम भी ना। अरे यार, कुणाल कहाँ है? अभी तो यहीं था यार। आई एम श्योर यहीं कहीं शूटिंग कर रहा होगा। चलो देखते हैं। चल चल देखते हैं। कुणाल, कुणाल। कुणाल। कुणाल, 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 कुणाल। कुणाल, कहाँ छुपे हो भाई? कुणाल। कहाँ छुपे हो? यार, यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है वो। कहीं हवेली में गुम तो नहीं हो गया वो? सैड जोक। चलो नीचे देखते हैं। हाँ, नीचे चल के देखते हैं। चल। कुणाल, 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 कम ऑन यार। कुणाल, कुणाल, कहाँ हो भाई? कुणाल, कुणाल, कहाँ हो तुम? कुणाल, कहाँ हो तुम? पता है तुम छुपे हो। आ भी जाओ भाई। कुणाल, मैं उस तरफ देखता हूँ। कुणाल, कुणाल, किधर है भाई? कुणाल, कुणाल, कुणाल। राशि, विक्रांत, सुहास, जल्दी आओ। क्या हुआ? मैंने कहा था ना छुपा है, देख अंदर छुपा किधर किधर? है। अंदर है, चल पकड़ते हैं उसे। कुणाल, 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 तू ठीक तो है? ऐसे क्या हो गया? सुभाष, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। और यार यहाँ कहाँ डॉक्टर मिलेगा यार? अरे तो एम्बुलेंस को बुलाना यार। गाइस, एम्बुलेंस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। कुणाल इज डेड। क्या? सीआईडी को फोन करना होगा। हेलो, सीआईडी। लाश पे कोई चोट या जख्म का निशान दिख तो नहीं रहा है। हाँ सर,
और इसकी उम्र भी तकरीबन 20-22 के आसपास होगी। तो फिर मौत कैसे हो गई इसकी? सर इसकी आंखें फटी हुई थी, तो सर जरूर इसने ऐसा कुछ देखा होगा जिसे देखकर इसे हार्ट अटैक आ गया। हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि जगह काफी डरावनी है सर। हो सकता है इसने कुछ भयानक देख लिया हो। तो आप लोग यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए थे? हाँ सर, इस हवेली के 65 साल के इतिहास पे सर। और सर कुणाल हमारा कैमरामैन था सर। तो आप सब लोग कुणाल के साथ ही घूम रहे होंगे ना इस हवेली में, तो आपको पता नहीं चला इसकी मौत कैसे हुई? सर शुरू में तो हम सब एक साथ ही थे, फिर अचानक से कुणाल हम सबसे अलग हो गया और जब उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आए तो इस रूम में उसकी लाश गिरी थी। उसके चीखने की आवाज नहीं सुनी किसी ने? नो सर, चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई। सब 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 मेरी गलती है। मैंने थोड़े ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आके इन लोगों को यहाँ रात गुजारने की इजाजत दे दी। अब जब सरकारी ऑफिसर आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? ये हवेली सरकारी प्रॉपर्टी है ना? हाँ साहब, हवेली का कोई मालिक जिंदा नहीं बचा था, इसलिए हवेली सरकार के पास चली गई और उन लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को इसकी देखभाल की इजाजत दी थी। सर, हमें लगता है कि ये काम किसी आत्मा का है। बकवास बंद कर, समझा? आत्मा कुछ नहीं होता। पर सर इस हवेली में आत्मा है, ये बात पूरा इलाका जानता है, और जो भी यहाँ आज तक आकर रुका है उसकी मौत हुई है। अच्छा साहब, ये सब अफवाहें हैं। आप इन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि क्या रिकॉर्डिंग इसी कैमरे से की गई थी? हाँ सर। अच्छा, तो फिर तो इस वीडियो फुटेज में वो खूनी जरूर होगा। इस कैमरे की फुटेज चेक करते हैं, सब पता चल जाएगा। सर उस हवेली का पूरा इतिहास पता चल गया है। क्या पता चला? सर 20 साल पहले वो हवेली शेरा नाम के आदमी के पास थी। उसने अपनी बीवी का खून किया और वो हवेली किसी धनंजय को बेच दी और सारा पैसा बटोर के भाग गया। और शेरा पकड़ा गया वो? हाँ सर, पकड़ा गया था और वो अभी भी जेल में। पर जिस धनंजय को उसने हवेली बेची थी उसकी 5 साल पहले मौत हो गई। उसके आगे पीछे कोई था नहीं, इसलिए वो हवेली सरकार ने जब्त कर ली। अच्छा। और सर बस फिर लोगों ने कहानियां बनाना शुरू कर दी कि आज भी उस हवेली में शेरा की बीवी की आत्मा भटकती है। सर आत्मा रेडी है। क्या? फुटेज रेडी है सर। दिखा। आवाज सुनी? हाँ सर। सर कहीं वो शेरा की बीवी तो नहीं है? शराब रिवाइंड करके प्ले करो। सर, ये तो दरवाजा खुलने की आवाज है। Exactly. तो दरवाजा खुलने की आवाज है, मतलब कोई तो दरवाजा खोलकर अंदर आया जब कुणाल अपने कमरे में था, और शायद उसने कुणाल का खून भी किया। सर लेकिन खूनी कुणाल को कैसे मार सकता है, क्योंकि उसके शरीर पे तो कोई निशान था ही नहीं। वही तो मगर सचिन, उन दोस्तों के अलावा उस हवेली में कोई था ही नहीं, तो फिर कौन आया उस हवेली में दरवाजा खोलकर? और फिर है कौन वो जिसने कुणाल का खून कर दिया? मगर कैसे मारा कुणाल को? ना कोई चोट के निशान, ना कोई चीखने चिल्लाने की आवाज, तो फिर उसने कुणाल को मारा कैसे? और है कौन ये? डॉक्टर साहब, कुछ बताया लाश ने?
यार अभिजीत, बहुत ही दर्दनाक कहानी है इस लाश की। अच्छा, क्या है? ये देखो, इसके पूरे शरीर पर जगह जगह क्रैम्प्स पड़ गए हैं। मतलब समझते हो इसका? मतलब क्या मतलब? इसका मतलब ये कि मरने से पहले कुणाल को लकवा मार गया था। इसका शरीर पैरालाइज हो गया था और ये चलने फिरने की स्थिति में ही नहीं था। अरे ऐसा कैसे कह सकती हो डॉक्टर तारिका? कुणाल के दोस्तों ने तो बताया था कि ये ठीक ठाक थे। 2 मिनट पहले डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे। फ्रेडी, होश में बात करो। जब तारिका जी कुछ बोलती हैं तो सोच समझ के बोलती है। उनके दावे पे शक करना ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हो यार तुम? तारिका जी की बात पर शक करते हो तुम? हाँ, कमाल करते हो यार। नहीं नहीं, देखो ना, इसकी बॉडी भी यही कह रही है। देखो अभिजीत, जगह जगह से इसके पैर मुड़ गए हैं। ये देखो। मतलब इसकी मौत लकवे की वजह से हुई है? नहीं श्रेया, मौत इसकी लकवे की वजह से नहीं हुई। इसकी मौत हुई है जहर की वजह से। ये डायबिटीज का पेशेंट था, इसे डायबिटीज थी, रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता था। ये देखो, किसी ने इंसुलिन का इंजेक्शन बदलकर जहर का इंजेक्शन रख दिया। ये काम तो कोई पास वाला आदमी कर सकता है, शायद कोई दोस्त। वैसे ये जहर कौन सा है? अभिजीत, जहर का भी पता नहीं चला, थोड़ा वक्त लगेगा। टाइम लगेगा? टाइम लगेगा? हाँ, तारिका जी कह रही है टाइम लगेगा। हाँ तो ठीक है ना, टेक योर टाइम। हाँ कोई बात नहीं। रेडी? तब तक कुणाल के दोस्तों को जरा ब्यूरो में बुलवाओ। आप लोग हम पे शक कर रहे हैं सर। ये गलत है सर। तो और किस पर शक करें? हाँ? और किस पर शक करें? कुणाल तुम्हारे साथ पूरा दिन था। 4 बजे तुम लोगों ने शहर छोड़ा और रात के 11 बजे उस हवेली में जाकर पहुंचे। तो तुम लोगों के अलावा और किसके पास मौका था उसे वो इंजेक्शन देने का? बताओ बताओ। सर, इंजेक्शन उस खूनी ने लगाया होगा, हवेली में अंधेरे का फायदा उठा के। तुम ही लोग तो कह रहे थे कि तुम लोगों के अलावा उस हवेली में और कोई था ही नहीं। सर, शायद उस केयर टेकर ने किया हो ये सब लूटने के मकसद से। हाँ सर, उस हवेली में कोई था। जब हम हवेली में घूम रहे थे, पल भर के लिए मैंने एक साई को देखा। फिर अचानक से वो गायब हो गया। सर, शायद वाकई वो हवेली भूतिया हो। ये आत्माएं तुम लोगों को ही कैसे दिखती है? हम सीआईडी वालों को क्यों नहीं दिखती? हाँ? सर, अपनी जान बचाने के लिए ये लोग आत्मा वात्मा की कहानियां बना रहे हैं। सर, एक बात बताऊं? बोलो। पिछले हफ्ते कुणाल ने आयशा को प्रपोज किया था कि वो उससे प्यार करता है। आयशा ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। तो ठुकरा दिया तो ठुकरा दिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं था सर कि मैंने उसका खून किया है। इल्जाम लगाना है तो सुहास पे लगाओ ना। याद है ना कि पिछले महीने लोनावाला में इनके बीच हाथापाई हुई थी? बोलो, याद है कि भूल गए? सर, हम लोग तो मस्ती कर रहे थे सर। और सर, आपको तो पता है कि दोस्तों में तो ये सब चलता है सर। ये हाथापाई किस बात को लेकर हुई थी? सर, मैं कह रहा था कि अरमान अच्छा एक्टर है और वो कह रहा था कि सिद्धार्थ अच्छा एक्टर है। अब सर आप ही बताइए, अरमान कितना वर्सटाइल एक्टर है सर, और सिद्धार्थ वो सिर्फ अपने चेहरे पर चल रहा है सर। गलत कह रहे हो तो? वो दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं। जा सकते हो तुम लोग। सचिन, इन पर नजर रखो, कड़ी नजर, और दोबारा उस हवेली में जाकर अच्छी तरह से चेक करो। जिसने भी ये किया है ना, उसने कोई ना कोई भूल तो जरूर की होगी। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा वहां पर। हवेली का एक होना चाह मरो,
उंगलियों के निशान, पैरों के निशान, कोई सुराग मिलता है क्या देखो। खूनी ने हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। चारों तरफ फैल जाओ। सचिन, निकल, इस तरफ देखो। पूरी पूर्वी, यहाँ देखो। सर, हवेली की एक चीज देख ली, कोई निशान नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे शक हो। सर इस तरफ भी कुछ नहीं। सर मुझे लगता है खूनी ने अपना कदम बहुत फूक फूक के रखा है। जरूर उसने सारे निशान मिटा दिए। निशान वही आदमी मिटा सकता है जो इस हवेली के अंदर आसानी से आ जा सकता है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, जब कुणाल को जहर इंजेक्शन के जरिए दिया गया होगा, उसे दर्द हुआ होगा, वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, तो उसकी चीख की आवाज किसी ने सुनी कैसे नहीं? ये भी तो हो सकता है पूर्वी के हवेली में आने से पहले कुणाल को किसी ने वो जहर वाला इंजेक्शन दे दिया। सर, अगर उसे इंजेक्शन हवेली में आने से पहले दिया गया तो फिर उसके दोस्तों का ही काम हो सकता है। हो सकता है सचिन। जब तक खूनी नहीं मिल जाता हमारा शक सभी पे रहेगा। ये तो निखिल की आवाज है। निखिल, 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 निखिल कहाँ? सर कहीं चीख की आवाज इस कमरे से तो नहीं आई जिसमें खून हुआ है? देखते हैं। निखिल, कमरा अंदर से बंद है। एक मिनट। निखिल, निखिल, निखिल। सर निखिल कहीं नहीं है। सर दरवाजा भी अंदर से बंद था। कोई तो था यहाँ पे। जो कुछ भी हुआ है यही हुआ है। ये क्या? और ये खिड़की भी खुला है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि निखिल भी यहीं पे हमला हुआ और उसे कोई बाहर ले गया? ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सचिन जरा बाहर जाके देखो। हम आगे। सर लगता है निखिल ने खूनी को देख लिया होगा। हो सकता है। एक काम कर पूरी, इस ब्लड के सैंपल को उठा लो, मैच करके देखते हैं। पता चल जाएगा कि खून निखिल का है या फिर उस खूनी का। अभिजीत, हवेली में जो खून मिला था वो निखिल का नहीं, किसी और का है। और इस आदमी के शरीर में जो जहर था वो बैक्स्टर गुडॉल है। बैक्स्टर गुडॉल? कभी सुना नहीं जहर के बारे में। जहर में दरअसल इस आदमी को पैरालिटिक अटैक हुआ और उसके बाद ही मर गया। सर ये जहर तो बहुत ही खतरनाक लगता है। बहुत खतरनाक है, इसीलिए आसानी से मिलता नहीं है। अच्छा, कहाँ पे मिलता है? अभिजीत, इस शहर में तो ऐसे 2 ही लैब्स हैं जहाँ ये जहर बनाया जाता है। अच्छा, कौन से लैब्स हैं? ट्रिनिटी और वेस्को लैब। ग्रेट, काम आसान हो गया। इन दोनों लैब से पता करते हैं कि ये जहर खूनी के पास आया कहाँ से, हवेली तक कैसे पहुंचा। इस पूरी हवेली में जो भी गड़बड़ है वो इस कमरे में ही है। कुणाल की मौत इस कमरे में हुई थी और निखिल भी इसी कमरे से गायब हुआ था। पर सर खूनी अंदर घुसा कैसे हुआ? सर, इस कमरे में आने जाने का कोई ना कोई खुफिया रास्ता जरूर होगा। हो सकता है सचिन। कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, देखो अंदर आने का कोई और रास्ता है क्या।
हाँ सचिन, ये देखिए सर, यहाँ पे ये जगह खोखली है। हाँ, और ये टाइल्स में गैप भी आ गया। 10 मिनट निकालना। तो ये है कमरे के अंदर आने का खुफिया रास्ता। चलो अंदर चल के देखते हैं। निखिल, ओह नो, निखिल, निखिल होश में आ, निखिल। सर, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। हाँ, इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। निखिल, निखिल। निखिल होश में आओ। निखिल। सर ये कुंडल देखिए, हो सकता है खूनी का। हो सकता है, इसे एविडेंस बैंक में डालो। जिसने भी निखिल की हालत की है, इसकी उल्टी गिनती शुरू। ले चलो इसे बाहर। जाने की। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? यहाँ क्या बात है सर? बैक्स्टर गुडॉल का नाम तो सुना होगा आपने। बैक्स्टर गुडॉल, ये तो एक किस्म का जहर है सर, जिससे पहले इंसान को लकवा मार जाता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। और फिर आप ये भी जानते होंगे कि ऐसा जहर सिर्फ 2 जगह मिलता है, एक ट्रिनिटी लैब में और एक आपकी लैब में। हम ये जहर सिर्फ रिसर्च वगैरह के लिए बनाते सर, लाइसेंस है इसका हमारे पास। आपके रिसर्च के लिए बनाए गए जहर का इस्तेमाल खून करने के लिए किया गया है। खून? जी हाँ, एक 24 साल के लड़के की जान चली गई है इसी जहर की वजह से। हमारे यहाँ से वो जहर बाहर जा ही नहीं सकता, जरूर वो दूसरे लैब वालों ने दिया होगा। हमने उस लैब में भी पता किया है, जहर वहाँ पे है ही नहीं, इसी लैब से जहर गया है। सर मैं वो जहर ऐसी सुरक्षित जगह पे रखता हूँ जहाँ से कोई ले ही नहीं जा सकता। अच्छा, आपकी वो सुरक्षित जगह हम भी देख सकते हैं? चलिए। ओ, ये है वो सुरक्षित जगह। सर मुझे तो लगा था कि ये किसी तिजोरी में रखा होगा, खजाने की तरह। ये क्या? क्या हुआ? जहर की बोतल आधी खाली है। बेच दिया जहर? नहीं सर, मैं भला क्यों जहर बेचूंगा, जरूर किसी ने चुराया होगा। चुराएगा तो है ही। इतना खतरनाक जहर आप लोग इतनी लापरवाही से रखते हैं यहाँ पे? सर लेकिन यहाँ तो 24 घंटा सिक्योरिटी रहती है, बाहर का तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब किसी अंदर वाले का काम है। बुलाइए अपने सिक्योरिटी वाले को यहाँ पे। सर हमारी सिक्योरिटी बहुत मुस्तैद, यहाँ बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, तो फिर जहर कैसे चोरी हो गया? पता नहीं सर, लेकिन सर एक रात राहुल सर यहाँ आए थे। राहुल कौन है? मेरा असिस्टेंट है। बुलाइए उसे। आज तो वो आया नहीं है। अच्छा, इस राहुल का एड्रेस दो और उसकी एक फोटो भी। एक लैब असिस्टेंट का इतना आलीशान घर? लगता है 2 नंबर के पैसों से बनाया होगा। अच्छी तरीके से तलाशी लो करके। जल्दी अंदर आइए। सही है। सर हमने तो सोचा था कि कुणाल के खून में राहुल का हाथ है, पर अब किसी ने राहुल का ही खून कर दिया। खूनी बहुत चालाक है। पहले उसने राहुल का इस्तेमाल किया जहर चुराने में,
फिर जब उसे लगा कि हम राहुल के जरिए उस तक पहुंच जाएंगे, तो राहुल को रास्ते से हटा दिया। है कौन ये हवेली का खूनी? सर, ये तो बहुत पुराने जमाने की इयररिंग्स लग रही हैं। वो पुराने सीरियल्स आते हैं ना सर टीवी पे, उसमें लोग पहनते हैं, वैसी। हाँ पंकज, ज्यादातर ये हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल नाटक या फिल्में आते हैं ना, उनमें कैरेक्टर्स पहनते हैं ये कुंडल। सर हो सकता है खून करने वाला कोई एक्टर हो जो हवेली के अंदर आत्मा का किरदार निभा रहा है। और सर ये निखिल भी बेहोश हो गया, इस वजह से खूनी को देख नहीं पाया। हाँ, लेकिन पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये कुंडल आया किस दुकान से है, आया किस दुकान से है। यहां पर कुछ तो लिखा है। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना तो। सचिन, इसके पीछे लिखा है GS। पता लगाओ, शहर में कोई GS ड्रेस वाला, कॉस्ट्यूम वाला है क्या, या फिर GS नाम का कोई ज्वेलरी शॉप है क्या? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये परसों आपका जो प्ले हो रहा है वो ना, उसकी पूरी ज्वेलरी तैयार है। हाँ, कभी भी भेज दीजिए लड़के को, डिपॉजिट के पैसे पूरे भेजना। ओके बाय। हाँ आइए साहब, कहिए क्या चाहिए आपको? कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, नकली दाढ़ी मूंछ भी रखते हैं हम। जी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग CID से। CID? ये देखिए, ये कुंडल, ये आप ही की दुकान का है ना? जी हाँ सर, ये हमारी ही दुकान से है, लेकिन आपको ये कहाँ मिला? ये हमें एक पुरानी हवेली में मिला, जहाँ पे खून हुआ। खून? हाँ, और वहां पे लोग कहते हैं कि आत्मा भी रहती है। आत्मा? आप ये बताइए कि ये कुंडल आपसे किराए पे कौन लेके गया? एक मिनट। ये पिछले हफ्ते एक कंपनी अपना प्ले करने के लिए लेके गई थी। कौन सा प्ले? बातें तुम्हारी मेरी। बातें तुम्हारी मेरी? क्या इंटरेस्टिंग नाम है। प्ले कैसा था? जी मैंने देखा नहीं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि वो आदमी कौन था जो ये लेके गया? सर किसी आदमी का नाम तो नहीं है, कंपनी का नाम है, सरोवर ड्रामा कंपनी। सरोवर ड्रामा कंपनी? इस सरोवर ड्रामा कंपनी से पता करते हैं कि असल जिंदगी में ऐसा कौन सा ड्रामेबाज है जो ड्रामा कर रहा है, आत्मा का ड्रामा। थैंक गॉड सर, निखिल अब सही सलामत है। दया सर का शिष्य है, कुछ नहीं हो सकता उसे, देख लेना। सर, ये रही नाटक बातें हमारी तुम्हारी की लिस्ट। इसमें इसके सभी टेक्नीशियंस और आर्टिस्टों के नाम हैं। वैसे तो ये रिकॉर्ड हम सभी को नहीं देते, क्योंकि आप CID वाले हैं और खून का मामला है, इसलिए दे रहे हैं। ठीक है, थैंक्स। जी। ये क्या? इस एक्टर्स की लिस्ट में इसका भी नाम है? कभी सोचा भी नहीं था कि ये ड्रामेबाज निकलेगा। मुझे पहले से शक था कि कुणाल के खून में इस केयरटेकर का कोई ना कोई हाथ जरूर है। अब इस कुंडल ने पूरी तरह साबित भी कर दिया। हाँ सर, लेकिन बातचीत से तो बहुत भोला भाला लग रहा था ये। कलाकार जो ठहरा, एक्टिंग तो करेगा ही। देखते हैं।
आप लोग यहाँ खूनी का कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया और देख भी लिया। कहाँ है खूनी? कौन है खूनी? तुमने खून किया है। मैंने खून किया? हाँ, ये कुंडल तुमने ही किराए पे लिया था ना GS ड्रेस वाले से? हाँ, मैंने लिए थे। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक है, इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं नुक्कड़ नाटक या इसी तरह के ड्रामा में पार्टिसिपेट किया करता हूँ। लोगों की तालियों से बहुत सुकून मिलता है साहब। अच्छा, अब ये भी बताओ कि एक कलाकार से खूनी कैसे बन गए तुम? सब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई खून नहीं किया है। ये कुंडल हमें जिस खुफिया कमरे से मिला उसके बारे में सिर्फ तुम्हें मालूम हो सकता था, किसी बाहर वाले को नहीं। सर, आप किस खुफिया कमरे के बारे में बात कर रहे हैं? हवेली में कोई खुफिया कमरा है ही नहीं। अच्छा, इस हवेली में कोई खुफिया कमरा नहीं है। जिस कमरे में कुणाल की मौत हुई उसी कमरे में जमीन के नीचे है खुफिया कमरा। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी खुफिया कमरे के बारे में नहीं जानता हूँ। तुम दया सर के गुस्से के बारे में भी नहीं जानते। आप लोगों को कैसे यकीन दिलाओ? ये कुंडल मैंने अपने कमरे में कपड़े और गहनों के साथ रखा था। अब ये हवेली में कैसे पहुंच गया मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, हो सकता है कि ये कुंडल खूनी ने चुराया ताकि इन्हें फंसा सके। अच्छा, ये बताओ कि पिछले कुछ दिनों में कोई बाहर का आदमी आया था यहाँ पे जिसने ये कुंडल चुराया? ये हवेली शहर से इतना दूर है, भला यहाँ कौन आएगा? और आजकल मेरी बीवी भी मायके गई है। मैं और मेरी बेटी रूपाली यहाँ रह रहे हैं आजकल। आपकी बेटी रूपाली कहाँ पर है वो? दिन में वो काम पे जाती है, शाम तक लौट आएगी। रूपाली, सर, काफी रात हो गई लेकिन अब तक वो आत्मा आई नहीं। थोड़ा इंतजार करो निखिल, आत्मा आएगी भी और बताएगी भी कि वो है कौन। इंतजार खत्म हुआ सर, आत्मा आ गई। इस आत्मा के साथ कोई और भी है। आज तक सीआईडी का पाला हम जैसे शातिर मुजरिमों से नहीं पड़ा होगा। बिल्कुल, हमारा काम भी हो गया और उन्हें भनक तक नहीं लगी। हर मुजरिम को यही गलतफहमी होती है, तो सीआईडी हमेशा एक कदम आगे रहती है। सीआईडी बहुत भटकली आत्मा बनके। ये सब हमने हवेली हथियाने की लालच में किया था। सरकार बहुत जल्दी इस हवेली को नीलाम करने वाली थी। तो तुम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस हवेली के बारे में डरावनी कहानियां रची जाए, ताकि डर के मारे किसी की हिम्मत ना हो उसे खरीदने की, है ना? हाँ, ताकि कोई खरीदार सामने ना आ सके और विक्रांत इस हवेली को सस्ते दामों में खरीद ले। वाह, हवेली पर कब्जा करने के लिए तुम लोगों ने 2-2 खून भी किए। 2-2 खून। अगर हम लोग वक्त पे नहीं पहुंचते तो तुम दोनों की लालच में हमारा एक सीआईडी ऑफिसर भेंट चढ़ जाता। और हमने सपने भी नहीं सोचा था कि आप हमें पकड़ लेंगे। सपने में भी नहीं सोचा था। हर मुजरिम कोई ना कोई गलती करता ही है, कोई ना कोई सुराग छोड़कर जाता ही है। बस वो कुंडल उस खुफिया कमरे में था, वो हमें मिल गया और हम पहुंच गए तुम लोगों तक। वो कुंडल मैंने ही वहां रखा था ताकि रूपाली के बाबा फंस जाए और हम सब बच जाए। क्या तुमने सोचा भी कैसे मेरे निर्दोष बाबा को
इस गुनाह के कीचड़ में खींचने का। अब पता चला रूपाली, जब अपनों पर आंच आती है तो दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। एक पल भी नहीं सोचा ना कुणाल को मारने से पहले कि क्या बीतेगी उस बेचारे के माँ बाप पर, क्या बीतेगी उसके भाई बहनों पर। नहीं सोचा तुमने? रूपाली और विक्रांत, तुम दोनों ने जो गुनाह किया उसकी सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, सिर्फ एक ही सजा, फांसी। सर ये तो मर चुकी है। रेडी, एम्बुलेंस को फोन करो। ये सब कैसे हुआ? मैंने देखा था सर। क्या हुआ था? सर हमारे आंखों के सामने एक ट्रक आया और इस औरत को कुचलकर चला गया सर। श्रेया कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ थे? सर हम लोग उस चाय की दुकान पर चाय पीने आए थे, तभी मैंने देखा सर कि ये औरत वहां से भागती हुई आ रही थी सर। सर शायद ये स्पीड में आते हुए ट्रक को देखकर डर गई होगी, इसे पता ही नहीं चला होगा कि क्या करे। पर उस ट्रक ड्राइवर को तो पता होना चाहिए था कि उसे क्या करना है। वो ब्रेक लगा सकता था, ट्रक को दूसरी ओर मोड़ सकता था, या फिर एक्सीडेंट के बाद पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को सरेंडर कर सकता था। एक औरत को ठोकर मार के भागना ये कहाँ की इंसानियत है? सर वो इंसान नहीं, हैवान था सर। वो ट्रक को फुल स्पीड में लेकर आया सर और इस औरत को कुचलकर चला गया। तुमने उस ट्रक का नंबर नोट किया? नंबर देखा था? हाँ सर। इस औरत के हाथ में कोई पर्स या बैग वगैरह था? नहीं सर। लेकिन सर इस औरत के हाथ में एक बच्चा था। क्या? इस औरत के हाथ में बच्चा था? हाँ सर, इस औरत के हाथ में एक बच्चा था और ये बच्चों को लेकर भाग रही थी। लेकिन सर जब एक्सीडेंट हुआ तो इसके हाथ में कोई बच्चा नहीं था। सर बच्चा था इसके हाथ में और एक मिनट, आप ठीक से याद करके बताओ आपने क्या देखा था? सर मैं अपनी दुकान में था और इस औरत को देखा तो इसके हाथ में एक बच्चा था और ये बच्चे को लेकर भाग रही थी साहब। जिन्होंने इस औरत को बच्चे के साथ भागते हुए देखा, और इन साहब का कहना है कि इस औरत के हाथ में बच्चा था ही नहीं। पर अगर इस औरत के हाथ में वाकई में बच्चा था तो बच्चा कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस औरत ने बच्चे को कहीं छोड़ दिया? हो सकता है फ्रेडी, उस बच्चे को ढूंढना होगा। आप रेडी? सर बच्चा टोकरी में सर। अरे उस औरत ने बच्चे को यहाँ पे टोकरी में छोड़ दिया। लेकिन सर कोई अपने बच्चे को इस तरह टोकरी में छोड़ के क्यों जाएगा? हाँ साहब कहिए। ये बच्चा यहाँ इस टोकरी में कैसे आया? बच्चा? हाँ सर मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी दुकान लगा रहा था, फल लेने गया था। इसका मतलब है मरने से पहले इस औरत ने इस बच्चे को यहाँ टोकरी में रखा। हमें उस मरी हुई औरत का पता लगाना है और ये बच्चा। इस बच्चे को हम अपने साथ लेके चलते हैं। इस बच्चे का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। पहले ये पता करते हैं कि इस बच्चे के परिवार में है कौन। सर उस औरत के बैकग्राउंड के बारे में तो कुछ पता नहीं चला।
पर डॉक्टर सालुंके ने कुछ जरूरी बात पता लगा ली है। वो क्या? दया, इस औरत का और उस बच्चे का खून का कोई रिश्ता नहीं। क्या इस बच्चे का और उस औरत का डीएनए मैच नहीं हो रहा है? जी सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया, उस औरत ने इस बच्चे को चुरा लिया और फिर वो भाग रही थी। हो सकता है सर। काम करना पड़ेगा, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता लगाना पड़ेगा कि क्या किसी ने बच्चा गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या। और डॉक्टर सालुके का इस बच्चे की माँ के बारे में भी कुछ कहना है सर। क्या? इस औरत ने जो सैंडल पहने हुए थे, उस सैंडल के नीचे के हिस्से की तरफ हमें खून के कुछ अंश मिले। उस खून का डीएनए करने से पता चला कि उस खून का डीएनए और उस बच्चे के खून का डीएनए आपस में मैच होते हैं। और उस औरत की उम्र जिसका वो खून है लगभग 28 से 30 साल होनी चाहिए। खून के निशान? फिर जरूर इस बच्चे की माँ बुरी तरह से घायल हुई होगी। सर हो सकता है उस अनजान औरत ने ही हमला किया हो बच्चे की माँ पर और बच्चे को लेकर भाग गई। सर लगता है ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। उस औरत का एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझ के खून किया गया है। सर हमने आरटीओ में भी पता किया, ट्रक का नंबर उनके रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। ये देखो बॉस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम तो तब होगा जब बॉस का फोन आएगा। तो क्या जवाब दोगे? ये काम अधूरा छोड़ दिया। सर एक ऐसा सुराग मिला है जिससे पता चल सकता है कि ये औरत है कौन। वो क्या? ये उस औरत के कपड़े, इस पे लॉन्ड्री का टैग लगा हुआ है। बस सुबह इस टैग से पता लगाओ ये कौन सी लॉन्ड्री है, और इस लॉन्ड्री से हमें पता चलेगा कि ये औरत रहती कहाँ है। सर तब तक मैं इस बच्चे को संभालूंगा सर, अपने घर पे। मैं इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहता हूँ सर। सर मैं भी आपकी मदद करूंगी। उसी का फोन है। सलाम बॉस। मुझे वो बच्चा किसी भी हालत में जिंदा चाहिए, किसी भी हालत में, समझ गए तुम? जी बॉस। सर आप शांत हो जाइए, मैं इसे संभालती हूँ। इतनी बात मेरी समझ में नहीं आई। ये बड़े से बड़े मुजरिम को मैं आराम से निपट सकता हूँ, पर छोटे बच्चे को संभालना जरा मुश्किल काम है ना। सर एक बात कहूं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े गुनहगारों से निपट सकते हैं, छोटे बच्चों को संभाल सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने अंदर छुपे हुए दया को बाहर निकालने की, जिसका दिल मोम जैसा है, जो सबकी कदर करते हैं, जो प्यार करना भी जानते हैं। I mean, जो सबकी इज्जत करना भी जानते हैं। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर, मैं आ गया हूं। अरे फिर तुम, क्या बात है? आओ। सर जब मुझे एहसास हुआ कि आप अकेले बच्चे को संभाल नहीं पाओगे तो मैं आ गया। लाओ बच्चा दो। इट्स ओके सर, मैं बच्चे को नहीं संभाल पाओगी, मुझे दे दो। लेकिन फ्रेडी, बच्चे को नींद नहीं आएगी, उसे सुलाने का तरीका मेरे पास है। बच्चा दे दो। फ्रेडी क्या कर रहे हो? जिद छोड़ो और बच्चे को वापस दे दो श्रेया को। सर प्लीज मैं संभाल लूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बच्चे को चुप कराने का फॉर्मूला मेरे पास है। श्रेया टीवी का रिमोट देना। अब देखना सर, ये कार्टून चैनल देख के बच्चा कैसा खुश होता है। कौन से नंबर पे?
एक मिनट। वो शास्त्रीय संगीत वाला चैनल फिर से लगाना। सुरों की काफी समझ है इसे। हाँ सर, बड़ा होके बड़ा संगीतकार बनेगा। सब हो रही दुकान। ये लो, कस्टमर के कपड़े हैं, पैक कर दो। हाँ सर, कहिए, कपड़े देने आए हैं या लेने आए हैं? अगर देने आए हैं तो 5 दिन के बाद ही मिलेंगे, और अगर लेने आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 दिन के बाद ही आए होंगे। सर, मैं बहुत ही ईमानदार व्यापारी हूँ और मैंने आज तक अपने किसी भी कस्टमर को कोई भी धोखा नहीं दिया है। हाँ, ये कपड़े आपकी लॉन्ड्री में धुले हैं ना? जी हाँ मैडम, ये हमारी लॉन्ड्री के ही हैं। आप यही जानना चाहते हैं कि ये कपड़े किसके हैं? समझदार लगते हो, बता। हाँ, 1 मिनट, रघु बुक दो। मिल गया सर। ये कपड़े किसी गोपी नाम की औरत के हैं। गोपी? एड्रेस भी लिखा होगा उसमें? नहीं सर, एड्रेस तो नहीं है, लेकिन फ़ोन नंबर है। दो। साहब, मुझे तो पहले से शक था जब वो लड़की यहाँ कपड़े डालने आई थी। ऐसा क्या किया था उसने? मैडम, मैंने बोला 5 दिन बाद कपड़े लेके जाना। वो बोली मैं 2 दिन में आऊंगी। मैंने कहा नहीं मिलेंगे, तो मुझसे गुस्सा करने लगी। बोली तुम्हें धोबी घाट पर ले आकर उल्टा लटका दूंगी, और किसी के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर चली गई। उस मोटरसाइकिल वाले का चेहरा देखा था तुमने? साहब, उस समय शाम हो चुकी थी और वो रोड के उस पार खड़ा हुआ था, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया साहब। इस मोबाइल नंबर के जरिए हम उस मोटरसाइकिल वाले तक पहुंच जाए। चुप रहो, समझे? तो एक बार उस औरत का नाम गोपी था। वेरी गुड। उसके मोबाइल नंबर से उसका घर का पता निकालो। इस केस में इस औरत की पूरी जानकारी चाहिए हमें, ठीक है? रजत, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। दया, तुम फौरन अपनी बंदूक नीचे रख दो, वरना इस लड़की का भेजा बाहर कर देंगे। दया, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस ये बच्चा हमारे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। अपनी जान की परवाह करने वाले कायरों को हम सीआईडी में भर्ती नहीं किया करते। अगर इस बच्चे को किसी ने छुआ भी ना, तो तुम सबकी अर्थी यहीं से उठेगी। अर्थी तो इस छोकरी की उठेगी दया। बस तुम कंधा देने के लिए तैयार रहो। बंदूक नीचे रखो, नीचे रखो बंदूक। सर, आप मेरी परवाह मत कीजिए, आप गोली चलाइए। चुप! दया, गन नीचे रख, नीचे रख गन दया, वरना इस छोकरी की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। एक मिनट। इतना छोटा सा मासूम बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है? ये तो कोई राक्षस ही है जो ऐसे मासूम बच्चे पर हमला करने को देखता है। सर, उस गुंडे का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया। क्या नाम है उसका? उसका नाम शमी है और उस पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग के 3 केसेस चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग? लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है, कोई बड़ी साजिश है ये। सर, मोबाइल कंपनी ने गोपी का जो एड्रेस दिया था वो गलत है सर। गलत है? हाँ सर, मतलब सर ये सब पहले से प्लान था।
अरे वाइफ का फोन। कैसी लगी ट्यून? अच्छी अच्छी अच्छी। सर, कल रात दया सर के घर पे टीवी पर जब शास्त्रीय संगीत आ रहा था तब बच्चा अचानक से शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। अच्छा, वैसे आमतौर पे इस तरह की धुन सुनकर बच्चे उछलने लगते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी फ्रेडी सर की रिंगटोन सुनकर बच्चा कैसे खुश हो गया? सर, हो सकता है कि जब से इस बच्चे का जन्म हुआ हो तब से ये शास्त्रीय संगीत सुनता आ रहा। हो सकता है इसके माता पिता में से कोई संगीतकार या गायक हो। कविनगर जाके पता लगाना पड़ेगा कि वहां पर कोई शास्त्रीय संगीत विद्यालय है क्या। ता थई तत थई ता थई तत थई ता थई तत थई तत थई ता थई तत थई ता थई तत। एक मिनट। लगता है सही जगह पे हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, ये बच्चा तो बड़ा कोमल है। इसके पैर में कला भी नजर आती है, लेकिन नृत्य सीखने के लिए ये उम्र बहुत छोटी है। मास्टर जी, हम यहाँ बच्चे को नृत्य सिखाने के लिए नहीं लाए हैं। तो फिर इस नन्ही सी जान को आप यहाँ क्यों ले आए? हम लोग सीआईडी से हैं और एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। ओह जी, पूछिए। जरा इस बच्चे को देखिए। आप पहचानते हैं इसे? देखा आपने इसे? जी नहीं, इस बच्चे को कभी देखा नहीं मैंने। आपने इस औरत को देखा है? अरे ये तो हमारे बगल वाली डे केयर सेंटर में काम करती है। बेबी डे केयर सेंटर? एक्सक्यूज मी, आप इस औरत को पहचानती हैं? ये तो गोपी है, हमारे यहाँ आया का काम करती है। लेकिन हुआ क्या है इसे? कल एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। आप इस बच्चे के बारे में क्या बता सकती हैं? इसका नाम बॉबी है और इसकी माँ का नाम जूही है। ये LSD सोसाइटी में रहती है। LSD सोसाइटी? ऐसा लग रहा है मैंने इनको कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। सर वो देखिए। सर, खून से सने हुए जूतों के निशान। ये देखो पूर्वी, ये चप्पल के निशान तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी चप्पल गोपी ने पहनी हुई थी। इस औरत ने जो सैंडल पहने हुए थे, उस सैंडल के नीचे के हिस्से की तरफ हमें खून के कुछ अंश मिले और वहां से भी हमें सूखा हुआ खून मिला था। अभी कोई संजोग तो नहीं हो सकता है ना सर? पर सर, गोपी तो गुनहगारों की साथीदार थी। वो खिड़की से बच्चे को लेकर क्यों भागेगी? ये समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ आई क्यों थी। वो तो नर्सरी में आया का काम करती थी ना। मगर सर, जूही को मारने के बाद बच्चे को अगवा करने की क्या जरूरत थी? एक बच्चे से किसी का क्या फायदा हो सकता है? सर, लगता है ये जूही के पति की फोटो है। लेकिन ये जूही के पति की फोटो है नहीं, बल्कि थी। हॉल में इस फोटो पे हार चढ़ा हुआ था। एक काम करो, इस कमरे को अच्छी तरह से छान मारो, देखो क्या मिलता है। सर,
अच्छा ये देखिए, तो जूही एक एक्ट्रेस थी, इसीलिए उसने अपना पोर्टफोलियोज बनाया था। याद आया सर, मैंने इनको एक पंजाबी फिल्म में देखा था, उसमें हीरोइन थी। अच्छा? हाँ सर। इस घर का लिव एंड लीज एग्रीमेंट मिला है सर। सर ये वोटर आईडी है सर, इसमें इनका नाम जूही नहीं बल्कि असली नाम शीतल है सर। और ये जीवन शांति आश्रम का रिसीप्ट भी है सर। ओह, तो ये बात है। ये जूही उर्फ शीतल 5 सालों तक एक आश्रम में रह रही थी और 1 साल पहले ही आश्रम से बाहर आई है। मगर सर एक फिल्म की हीरोइन 5 साल तक आश्रम में क्यों रहेगी? ये देखो, शीतल के पिता रविकांत का नाम लिखा हुआ है इस कार्ड में। सर ये रहा डॉक्टर रविकांत का घर, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। सर ये घर तो लगता है काफी टाइम से बंद पड़ा है। हाँ रजत, ये देखो कितने दिनों के अखबार पड़े हैं यहाँ पर, ये सारे खत पड़े हैं। काम करो, इन दोनों घर के अंदर जाके अच्छी तरह से तलाशी देखता हूँ ये चिट्ठियां क्या है। हमसे पहले ही यहाँ कोई आ चुका है, शायद कुछ ढूंढने। देखो कुछ हाथ लगता है क्या? सर लीगल नोटिस? अरे सुनिए सुनिए, देखिए मैं सीआईडी से हूँ। एक बात बताइए, आप रविकांत जी को जानते हैं? हाँ सर, 10 सालों से वो मेरे पड़ोसी हैं। अचानक उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अचानक मौत हो गई रविकांत जी की? कब, कैसे? गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो कंट्रोल नहीं कर सके और वो जाके नदी में गिर गए। ओह माय गॉड। कुछ मिला? नहीं सर। ये रविकांत जी का एक्सीडेंट ही था या? एक्सीडेंट ही था सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अब जा सकते हैं। नोटिस कैसी? माय गॉड, तो रविकांत जी के घर की नीलामी की नोटिस है। सर इतनी जल्दी ही नोटिस? पिछले महीने तो रविकांत जी की मौत हुई थी। तो पूर्वी पिछले महीने रविकांत जी की मौत होगी, उसके बाद में उनकी बेटी शीतल की मौत। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर अब शीतल के बच्चे की भी जान को खतरा है। इस रविकांत जी के एडवोकेट से मिलना पड़ेगा, वकील से मिलना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा इस घर के नीलामी का राज क्या है। ओ, रविकांत जी की प्रॉपर्टी की नीलामी की नोटिस ये तो मैंने बनवाई है, लेकिन आपको कहां से मिली? उनके घर से। एक और बात, उनकी बेटी शीतल का किसी ने खून कर दिया। शीतल का खून? लेकिन ये किसने किया? उन्हीं का पता लगाने ही तो हम आपके पास आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। रविकांत जी और शीतल के बाद इस मकान पर हक किसका बनता है? शीतल जी के बेटे बॉबी का। सिर्फ मकान पर ही नहीं, कसारा में जो 50 एकड़ जमीन है वो भी बॉबी के नाम हो जाएगी। अच्छा, और ये नीलामी का आइडिया किसका था? रविकांत जी के छोटे भाई राकेश का। राकेश? इस राकेश के बारे में और कुछ जानते हैं? जी हाँ, दरअसल उनके परिवार को मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ। उनके सारे लीगल मैटर्स मैं ही देखता हूँ। रविकांत और राकेश के पिताजी की जब मृत्यु हुई तो उनके प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा रविकांत को मिला और सिर्फ 15% राकेश को। ऐसा क्यों किया उनके पिता? क्योंकि राकेश के तौर तरीके और आलसीपन की वजह से उनके पिताजी काफी नाराज थे और उनको राकेश पर भरोसा नहीं था।
तो इस बात से तो राकेश जी को बहुत गुस्सा आया होगा। जी हाँ, बहुत। इतना ही नहीं, उसने अपने भाई के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। फिर अचानक दिवाली के दिन आकर गले मिले और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हो सकता है ये राकेश की चाल हो, रविकांत जी का भरोसा जीतकर उनकी पीठ पर वार करने की। सर ये भी तो हो सकता है कि बॉबी को राकेश जी ने अगवा करवाया हो। ये तो राकेश से मिलकर ही पता चलेगा। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। डॉक्टर रविकांत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जी डॉक्टर रविकांत मेरे गुरु जैसे थे। आप? जी मेरा नाम फनीश है। इस लैब में जो भी रिसर्चेज होती हैं उन्हें मैं फाइनेंस करता हूँ। मिस्टर फनीश, हम डॉक्टर रविकांत की मौत के बारे में आप लोगों से कुछ पूछताछ करने आए। उनकी मौत से तो हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है सर। न केवल इस लैब का बल्कि हमारे देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नसीब के आगे किसी का बस नहीं चलता। ऐसा लगता है कि उनकी मौत से किसी और का नसीब जरूर जग गया है। मैं कुछ समझा नहीं। हमें शक है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ नहीं है बल्कि करवाया गया है। यानी किसी ने उनका मर्डर किया? शायद। वैसे किस चीज पे रिसर्च कर रहे थे डॉक्टर रविकांत? इसके बारे में तो उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वो एक टॉप सीक्रेट रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए उसका जिक्र उन्होंने कभी किसी को नहीं किया। सर वो कुछ डरे डरे से रहते थे। क्यों? किससे? इसके बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं, लेकिन वो अपने जो रिसर्च के पेपर्स है ना, वो अपने केबिन के लॉकर में रखते थे और तकरीबन हर रोज वो लॉकर का पासवर्ड चेंज करते थे। पता नहीं क्यों। लगता है ये रिसर्च की वजह से ही उनका खून किया गया है। उनका केबिन दिखाइए जरा। गाड़ी तो यहीं खड़ी है। राकेश घर में ही होगा। हाँ। तो लगता है घर में कोई नहीं है, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। घर में कोई तो है, आवाजें आ रही हैं। खोल दो दरवाजा। संभल के। 3 खून किए उसने। सर, लेकिन मैंने किया क्या है? किया क्या है? हैं? किया क्या है? अभी पता चल जाएगा क्या क्या है। इसके घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, पर प्लीज मुझे ये तो बताइए कि मेरा गुनाह क्या है? रविकांत और शीतल को क्यों मरवाया तुमने? शीतल का कत्ल हो गया सर?
कब और कैसे? कब और कैसे? बड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे हो राकेश जी, हैं? सर प्लीज मेरा यकीन मानिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। रविकांत और शीतल को पहले मरवाया और फिर शीतल के बच्चे को अगवा किया। इस औरत को पैसे दिए थे ना तुमने ये सब करने के लिए? क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस औरत को मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। मैं रवि भैया और शीतल का खून क्यों करवाऊंगा? इसलिए, इस जायदाद के लिए। जायदाद के पेपर थे, है ना? क्यों? और तुम ये भी जानते थे कि रविकांत और शीतल की मौत के बाद ये सारी जायदाद शीतल के बेटे के नाम पर हो जाती, और अगर शीतल के बेटे का कुछ कम ज्यादा होता तो ये पूरी की पूरी जायदाद तुम्हारे नाम पर हो जाती। यही चाहते थे ना तुम? जी सर, लेकिन क्या? लेकिन क्या? लेकिन सर मैंने किसी का खून नहीं किया, और ना ही सर मैंने बॉबी को किडनैप करवाया। प्लीज मेरा यकीन मानिए। तुम्हारा यकीन करूं? क्यों? क्यों यकीन करूं तुम्हारा मैं? हैं? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ सर, एक मिनट। रविकांत चैरिटी फाउंडेशन, 50 लाख रुपए। जी सर, जायदाद में जितना भी मेरा हिस्सा था उस सबको बेचकर सारे रुपए में रवि भैया की चैरिटी में डालने वाला था। सर भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। पैसों के लिए मैं अपने भैया का खून क्यों कर रहा हूं? सर ये क्या? लॉकर तो खाली है। खाली है? अभिजीत, ये देखो अभिजीत, ये रिसर्च पेपर्स हैं, जला दिए गए हैं। वही पेपर है ना? हाँ सर, ये तो वही रिसर्च पेपर्स है जिन पर डॉक्टर रविकांत रिसर्च कर रहे थे, पर उन्होंने ये जलाए क्यों? शायद उन्हें डर होगा कि ये रिसर्च के पेपर किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। पंकज, मिला कोई? नहीं सर, सारी फाइल्स डिलीटेड है। एक फाइल है, इसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। सर खुल गई। क्या है इसमें? पता नहीं, साइंस के आई थिंक कोई फॉर्मूलाज है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ। ओह, नहीं अभिजीत, ये कोई साइंस का फार्मूला नहीं है, ये एक वायरस की टेस्टिंग रिपोर्ट है। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि जैसे जहर का काट जहर होता है, वैसे ही किसी भी बीमारी का इलाज उसके वायरस के द्वारा ही किया जाता है। और इस वायरस का टेस्ट किसी इंसान पर कर रहे थे डॉक्टर रविकांत। और कौन सा वायरस है ये? ये पेलकॉप नाम का वायरस है। बहुत रेयर किस्म का वायरस है, ज्यादा सुना नहीं है इसके बारे में। मगर सर ये वायरस टेस्ट किस पर कर रहे थे? माय गॉड, माय गॉड, मैं समझ गया अभिजीत। अरे है कौन वो? अभी नहीं, 1 घंटे के बाद मैं तुम्हें ब्यूरो में मिलता हूँ, कंफर्म कर लूं फिर बताता हूँ। सचिन, पता चला डॉक्टर रविकांत लैब में क्या बना रहा था? नहीं सर, अब तक तो कुछ नहीं पता चला। सालू के साहब कह के गए हैं कि 1 घंटे में वापस आता हूँ फिर। बस पता चल गया, मैंने गुत्थी सुलझा ली। यार तू फिर बता ना सालू के। बॉस, उस रिसर्च लैब में हमने जिस पेशेंट की रिपोर्ट देखी थी उसमें पोलकॉप नाम का वायरस था। ये कौन सा वायरस है? वही तो पता लगाना है, लेकिन एक टेंशन है बॉस। किस बात की टेंशन? बॉस, मैंने जब पता लगाया तो पता लगा कि पोलकॉप नाम का वायरस तो है ही नहीं। अरे तो फिर सालू के साहब उस मरीज के शरीर में ये वायरस आया कहाँ से? वही तो बॉस, मैंने जब उस बच्चे का ब्लड टेस्ट किया दोबारा से तो पता ये चला कि उसे हिस्लेक्सिया नाम की बीमारी है, सांस लेने की बीमारी, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं। लेकिन जब मैंने बच्चे का ब्लड टेस्ट किया तो पता ये चला कि हिस्लेक्सिया का असर उसके शरीर में, उसके खून में धीरे धीरे कम हो रहा है।
वो कैसे? वही तो प्रॉब्लम है बॉस। जब मैंने बच्चे का ब्लड टेस्ट दोबारा से किया तो पता लगा कि उसके शरीर में अलग अलग किस्म के वायरस हैं, जिसकी वजह से डिस्लेक्सिया का असर उसके खून में धीरे धीरे कम हो रहा है। और इन्हीं वायरस में से पोलको वायरस भी है। मतलब वो टेस्ट रिपोर्ट बच्चे की थी? हाँ बिल्कुल। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है इस पोलको वायरस की वजह से ही हुआ है। कोई तो है जो इस पोलको वायरस पर कब्जा करना चाहता है। हाँ सर, डॉक्टर रविकांत ने वायरस के सारे सैंपल और रिसर्च के सारे मटेरियल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया सर। अब ये वायरस सिर्फ बच्चे के अंदर है। मतलब सचिन, बच्चे की जान को खतरा है। एसपी साहब का फोन। हेलो सर। क्या बच्चे के शरीर में वायरस इंजेक्ट किया गया? सर लगता है इसीलिए उसका टेम्परेचर उतर नहीं रहा, उसे बुखार है सर। हाँ सर, हम लोग वहीं जा रहे थे। ठीक है सर, ओके चलो। तेरा खेल खत्म हो गया, चल कर नीचे रख। शेर का शिकार करने निकले थे गीदड़ लोग। बोल, किसके कहने पे किया ये सब? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक मासूम बच्चे के साथ तुमने ऐसी घिनौनी हरकत की। मैं मजबूर था ऑफिसर। मैंने डॉक्टर रविकांत की रिसर्च पर लाखों रुपए खर्च किए, यह सोचकर कि रिसर्च कामयाब होगी तो मैं करोड़ों रुपया कमाऊंगा, मेरी कंपनी के शेयर्स फिर से टॉप पर आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर रविकांत अपने इन्वेंशंस तुम्हें नहीं बल्कि सरकार को देना चाहते थे, ताकि हमारे देश के आम लोगों को फायदा हो। पर यह बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई। कैसे बर्दाश्त होती सर? लाखों रुपए का जुआ मैंने खेला, सारा रिस्क मैंने अकेले ने उठाया, और डॉक्टर रविकांत वो फार्मूला गवर्नमेंट को देना चाहते थे, जो मुझे उसके लिए फूटी कौड़ी नहीं देते थे। और ये बात उन्हें समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी सर। बॉबी को अगवा करने का प्लान तुम्हारा ही था ना? हाँ सर, और जब मुझे पता चला कि डॉक्टर रविकांत ने वो वायरस बॉबी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है, तो मैंने गोपी को आया बनाकर वहां भेजा और बॉबी को अगवा करने का प्लान बनाया। लेकिन जब गोपी को तुम्हारे घिनौने इरादों के बारे में पता चला तो उसके अंदर की ममता जाग गई और वो बॉबी को लेकर भाग गई। और उसी की बेवकूफी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। अपनी मौत की वो खुद जिम्मेदार है। तुम जैसे हैवानियत के पुतले इंसानियत के बारे में कभी समझ नहीं पाओगे। तुम्हें तो ऐसी सजा होनी चाहिए जिसे देखकर हैवानों की रूह कांप उठे। सर, हमें इस बच्चे के भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ,
इसके भविष्य का पूरा बंदोबस्त करके रखा है। सर जी, सर जी, आज के बाद बॉबी को मैं संभालूंगा। अपने भाई के बेटे की तरह नहीं, बल्कि अपने बेटे की तरह से बड़ा कर। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिंदगी में कभी इस बच्चे को किसी मदद की जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। बहुत खुशी होगी हमें। थैंक यू। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।